जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। झारखंड चुनाव में बीजेपी पूरे आक्रामक तरीके से जुटी हुई है। एक तरफ हेमंत सोरेन को घर में ही घेरने की कोशिश है, उनके परिवार में ही झगड़ा चल रहा है। सीता सोरेन उनकी भाभी बीजेपी से चुनाव लड़ रही है। पार्टी में इस वक्त टकराव है, गठबंधन में टकराव है और बीजेपी बाहर से कड़ी चुनौती दे रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने अपनी कमजोरियों पर भी काम किया है, यानी कि कमजोरी वो सीटें जहां बीजेपी अभी तक जीत नहीं पाई, जहां पर बीजेपी को उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहता, ऐसी सीटों पर एक लंबी प्लानिंग के साथ बीजेपी ने काम किया है। और ये प्लानिंग आज से ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव से पहले चल रही थी, जिसका असर लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला। ऐसी विधानसभा सीटें जहां बीजेपी घुस भी नहीं पाती थी, वहां बीजेपी को बढ़त हासिल हुई है। और ये बात आंकड़े दिखाते हैं कि बीजेपी की स्थिति में कैसे सुधार हुआ है, क्योंकि पिछला विधानसभा चुनाव 2019 में जो चुनाव हुआ था उसे बीजेपी हार गई थी, सिर्फ 25 सीटें मिली थी। जबकि उससे पहले के चुनाव में 2014 में बीजेपी 37 सीटें लेकर आई थी और सरकार बनाई थी। बहुमत से सिर्फ 4 सीटें कम थी, लेकिन फिर 25 सीटों पर आ गई और झामुमो 30 सीटें लाई और गठबंधन की सरकार बनाई। तब से बीजेपी ने इस राज्य को टारगेट किया कि यहाँ पर हमेशा झामुमो या फिर बीजेपी की सरकार रही है और बीजेपी का प्रदर्शन हमेशा अच्छा रहा है। 30-37 के बीच में 34 सीट इस तरह की लाती रही है, लेकिन झामुमो 17, 18, 19 पर सिमटी रही और इस बार जो पिछली बार का चुनाव था उसमें 30 सीटें लेकर आई। इसीलिए बीजेपी ने दोबारा उस राज्य को पाने की एक लंबी प्लानिंग बनाई और उसके तहत उन विधानसभा क्षेत्रों को टारगेट किया जहां पर उसका प्रदर्शन जो है अच्छा नहीं रहा था और ओवरऑल बीजेपी को इसका नतीजा देखने को मिला है। आप लोकसभा के आंकड़े देखिए। लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो वैसे तो बीजेपी ने 14 में से 9 सीटें जीती थी, लेकिन उसे 47 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल हुई थी। और अगर पूरे एनडीए को देखेंगे आजसू के साथ तो 52 विधानसभा क्षेत्रों में उसे बढ़त मिली थी, जबकि जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन को 29 विधानसभा क्षेत्रों में ये आगे रहे थे। और अगर सीटों की बात करें तो गठबंधन को, बीजेपी के गठबंधन को 9 सीटें और झामुमो के गठबंधन को 5 सीटें मिली थी। बीजेपी को पिछली बार से 3 सीटें कम मिली, लेकिन वोट प्रतिशत ज्यादा नहीं घटा था। 47% वोट शेयर बीजेपी का रहा था। अब बीजेपी अपने गठबंधन के साथ 52 सीटों पर आगे रही है और ये गठबंधन वो है जो पिछली बार विधानसभा में नहीं हो पाया था, यानी आजसू के साथ गठबंधन नहीं था। बाबूलाल मरांडी जो है, जिनकी पार्टी थी जेवीएम, वो उस वक्त बीजेपी में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन अब वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और आजसू से गठबंधन भी है। तो ये जो 52 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी आगे रही है, अब इसका असर विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि 41 सीटें ही चाहिए। 41 विधानसभा क्षेत्रों में ही आपको जीत चाहिए अगर आपको बहुमत हासिल करना है, और यहाँ बीजेपी 50 का आंकड़ा पार करती दिख रही है। इसमें विधानसभा क्षेत्र अगर ये नतीजों में बदलता है तो बीजेपी यहाँ तो पिछले सभी समय से ज्यादा सीटें हासिल करती हुई दिख रही है। और यही लोकसभा चुनाव के नतीजे दूसरे एक और आंकड़े में नजर आते हैं। बीजेपी ने यहाँ पर जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाया है, वैसे तो प्रोग्राम पूरे भारत में चला है, जिसमें करीब 112 ऐसे जिलों को पहचान की गई है जो कि पिछड़े हैं, जहां पर बुनियादी सुविधाएं नहीं है, स्वास्थ्य शिक्षा की सुविधाएं जहां पर कम है, उनको बढ़ावा देने के लिए, वहां विकास के लिए जिले आइडेंटिफाई किए गए। भारत के इन कुल जिलों में से 19 जिले जो है वो झारखंड के ही हैं। अब इन 19 जिलों में 66 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और अगर हम लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो बीजेपी को इन 66 में से 37 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिलती हुई दिख रही है। अब ये जिले हैं, इन जिलों में काम किया गया है शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, कृषि पर। जहां पर पानी की समस्या थी वहां पानी की समस्या को दूर किया गया, बुनियादी ढांचे का विकास किया गया, स्कूल खोले गए, इनके लिए ज्यादा फंड जारी किया गया और इन इलाकों में सरकार का ध्यान रहा। केंद्र स्तर से यहाँ पर योजनाएं चलाई गई हैं, खासतौर से ध्यान दिया गया है और इन इलाकों में बीजेपी को बढ़त भी देखने को मिली है इन विधानसभा क्षेत्रों में। तो इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का फायदा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में देखने को मिला और इसका असर विधानसभा में भी देखने को मिल सकता है। अब इसके अलावा उन इलाकों की बात करते हैं जहां पर बीजेपी पिछड़ी हुई थी, जहां बीजेपी को कम मार्जिन से वोट मिले थे,
या फिर जहां उसे अभी तक घुसने का ही मौका नहीं मिला, जैसे कि कोल्हान का इलाका, कोल्हान की 14 सीटें, यहाँ बीजेपी सीट ही नहीं जीत पाती। झामुमो सबसे ज्यादा सीट जीतती है, उसके बाद कांग्रेस, फिर कभी निर्दलीय जीते हैं। पिछली बार की अगर हम बात करें तो झामुमो ने यहाँ पर 11 सीटें जीती थी, 2 सीटें जो है कांग्रेस को मिली थी और 1 सीट निर्दलीय को मिली थी, लेकिन बीजेपी को यहाँ घुसने का मौका नहीं मिला। इसीलिए इसको लंबे समय से बीजेपी ने टारगेट किया है कोल्हान को। कोल्हान में विकास की योजनाएं तो चलाई ही जा रही हैं। जो पीएम मोदी हैं कोल्हान के इलाके में 2-2 बार जा चुके हैं। यहाँ पर कई परियोजनाओं का अनावरण हुआ है और इसके अलावा यहाँ पर बुलेट ट्रेन शुरू की गई है और ये तो विकास के जरिए लोगों को अपना काम दिखाने की कोशिश है। लेकिन इसके अलावा बीजेपी ने यहाँ के बड़े नेता चंपई सोरेन को, उनको यहाँ पर झामुमो से अलग करके अपनी पार्टी में शामिल किया है और इसकी जो बिसात, इसकी जो भूमिका थी वो तो खुद हेमंत सोरेन ही रचकर चले गए थे, क्योंकि वो जेल गए, उन्होंने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया और बाहर आते ही आपने चंपई सोरेन को एक झटके में हटा दिया। अगर वो आपके विश्वास पात्र नहीं थे तो आपने मुख्यमंत्री क्यों बनाया, और अगर आपने बना ही दिया था तो 2-3 महीने की बात थी, बने रहने देते, लेकिन उन्होंने तुरंत उन्हें हटा दिया, जिसके नाराज चंपई सोरेन जो है वो बीजेपी में चले गए और बीजेपी ने कोल्हान इलाके में उनका फायदा देखते हुए उन्हें शामिल किया। उन्हें कोल्हान टाइगर कहा जाता है और 14 सीटों में से कई सीटों पर चंपई सोरेन का प्रभाव है। तो अब बीजेपी ने यहाँ से चंपई सोरेन और उनके बेटे को टिकट दिया है, तो अब 2 सीटें तो लगभग बीजेपी के लिए पक्की हो जाती है, क्योंकि चंपई सोरेन के लिए इज्जत का सवाल है। वो और उनके बेटे यहाँ से हारते हैं तो फिर वो कोल्हान टाइगर कैसे कहलाएंगे। इसके अलावा बीजेपी ने पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को टिकट दिया है और पूर्व सीएम रघुबर दास की बहू पूर्णिमा दास को भी टिकट दिया है। यानी कि यहाँ से बीजेपी ने बड़े चेहरे उतारे हैं और यहाँ से कोई रिस्क बीजेपी नहीं लेना चाहती। झामुमो ने भी अपनी ताकत लगाई है, यहाँ पर पुराने ही चेहरे यहाँ पर उतारे हैं, कम से कम 9 चेहरे यहाँ पर उतारे हैं जो विधायक हैं और उनको ही दोबारा टिकट दे दिया है। लेकिन बीजेपी ने यहाँ से 10 नए चेहरों को टिकट दिया है, जबकि यहाँ से जो लोग नहीं जीत पाए, वो यहाँ विधायक नहीं थे, वो नहीं जीत पाए, इस बार उनकी जगह दूसरे चेहरे लाए गए हैं और ये उसी स्ट्रैटेजी का नतीजा है कि जो हार गया, यानी कि उसमें पोटेंशियल नहीं था, तो उसकी जगह नया उम्मीदवार लाया गया है। तो कोल्हान को बीजेपी पूरी तरह से टारगेट करने की तैयारी में है कि कम से कम उसे 14 में से 5 या 6 सीटें तो यहाँ से मिल ही सके और यहाँ पर खाता खुल सके। इसके अलावा बीजेपी उन सीटों को भी टारगेट कर रही है जहां पर उसका मार्जिन कम रहा है, 2 से 3 हजार की सीटें, उसकी सीटें भी और साथ ही झामुमो और कांग्रेस की सीटें भी, क्योंकि 4 सीटें ऐसी रही हैं जिनमें 2 झामुमो की, 2 कांग्रेस की, जिसमें उनका विक्ट्री का मार्जिन 2 से 3 हजार रहा और कहीं कहीं तो 250 भी रहा है। अब इन सीटों पर बीजेपी ने टारगेट करके काम किया और आप लोकसभा चुनाव को देखेंगे तो यहाँ पर बीजेपी को बढ़त मिली है। बीजेपी इस अंतर को पाट कर आगे बढ़ गई है, जो कि 2 से 3 हजार का अंतर था, जो कि झामुमो और कांग्रेस के पक्ष में गया था, यहाँ पर बढ़त मिली है। ऐसी 5 सीटें भी हैं जहां बीजेपी का मार्जिन भी कम रहा था, लेकिन वहां पर झामुमो और कांग्रेस बढ़त बनाते हुए नहीं दिखे हैं लोकसभा में, तो ये बात बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है बीजेपी की, कि इसमें स्ट्रैटेजी में पूरी तरह अपने लिए, अपनी पार्टी में काम किया है, अपनी पार्टी को मजबूत किया है, चाहे उसके लिए कितनी लंबे समय से इस पर काम करना पड़ा। और इसमें अभी जो हेमंत बिस्व शर्मा को लगाया गया, जो कि एक दिखाता है कि बीजेपी कितनी गंभीर है, यहाँ के लिए शिवराज सिंह चौहान यहाँ प्रभारी हैं। तो ये बीजेपी इस बार झारखंड को किसी भी तरह से पाना चाहती है, हाथ से जाने नहीं देना चाहती और ये इसके ओवरऑल परसेप्शन के लिए भी मायने रखता है बीजेपी के लिए। अगर वो ये स्टेट जीत जाती है, क्योंकि अभी हरियाणा जीत चुकी है, जम्मू कश्मीर में अच्छा प्रदर्शन रहा, अगर झारखंड जीतती है तो ये बीजेपी के जो बीजेपी का परफॉर्मेंस है उसमें 4 चांद लगा देगा। लेकिन वहीं हेमंत सोरेन जो हैं, वो अपने घर में ही इस वक्त, घर और गठबंधन में चुनौती का सामना कर रहे हैं। सीता सोरेन जो कि उनकी भाभी हैं, वो इस वक्त बीजेपी से लड़ रही हैं, लेकिन इस बार उनके गठबंधन के ही नेता, कांग्रेस के नेता इरफान अंसारी ने उनके बारे में ऐसे आपत्तिजनक शब्द कह दिए जिस पर हेमंत सोरेन से बोला नहीं जा रहा, वो चुप्पी साधे बैठे हैं। उनके लिए ऐसी बातें की गई, अपमानजनक बातें की गई जो यहाँ बोली नहीं जा सकती, लेकिन उनके लिए बात की गई जिसके बाद ये मुद्दा बन गया, क्योंकि दोनों आमने सामने हैं, जामताड़ा से लड़ रहे हैं। तो ऐसे में इरफान अंसारी ने अपने शब्दों पर ध्यान नहीं दिया और उनके लिए अपमानजनक बातें कह दी, जो अब मुद्दा बन गया है और यहाँ तक कि
अब हेमंत सोरेन से सवाल हो रहा है कि जब आपकी भाभी का अपमान हो रहा है तो आप चुप बैठे हैं, आपके गठबंधन के ही नेता ने कहा है तो क्या आप उस पर कार्रवाई करेंगे? तो ये सवाल इनसे पूछे जा रहे हैं और अपने ही घर में ये घिर चुके हैं। और यहाँ तक कि इनके गठबंधन में भी समस्याएं चल रही हैं झामुमो के, क्योंकि कांग्रेस और राजद आपस में भिड़े हुए हैं। दोनों ने 3 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ जो है उम्मीदवार उतार दिया और बात इतनी आगे बढ़ गई कि अब मामला जो है आलाकमान तक, कांग्रेस तक ले जाना पड़ा। छतरपुर, विश्रामपुर, हुसैनाबाद ऐसी सीटें हैं जिस पर दोनों ने ही उम्मीदवार उतार दिए हैं, यानी कि पार्टी में ही तालमेल नहीं है और गठबंधन के ही वोट काटने में जुटे हुए हैं। तो इस वक्त गठबंधन में तालमेल नहीं बैठ रहा है, हेमंत सोरेन के घर में झगड़ा चल रहा है और साथ में जो उनके सामने जो प्रतिद्वंदी है वो इस वक्त पूरी एकजुटता के साथ खड़ा हुआ है और बीजेपी ने इस बार अपने गठबंधन सहयोगियों को भी साधा है, जिसका नुकसान हेमंत सोरेन को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि इस पहले उन्हें सिर्फ बीजेपी से मुकाबला होता था, बाकी बीजेपी को ही आजसू और दूसरे नेताओं से, दूसरे जो छोटे दल है उनसे मुकाबला करना पड़ता था। लेकिन इस बार बीजेपी ने अपना गठबंधन जो है वो मजबूत किया है। तो झारखंड चुनाव की अगर हम ये बात करें, अगर इसी स्ट्रैटेजी से इसका असर, जो बीजेपी ने अपनी रणनीति बनाई है उसका असर दिखता है, तो बीजेपी यहाँ पर बहुमत तो आसानी से पाती हुई दिख रही है। और अगर हम झामुमो की बात करें, गठबंधन की बात करें, इंडी गठबंधन की, तो उसके लिए ये चुनाव बड़ा ही, या कह सकते हैं अब तक का ही बड़ा चुनौती भरा चुनाव होने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।